गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है पौधों में जनन बताया जा रहा था, तो अलैंगिक जनन की विधियां बताई गई हैं। अलैंगिक जनन क्या है उसकी विधियां, कायिक जनन क्या है उसकी विधियां बताई गई हैं। अब आपको पौधों में लैंगिक जनन, तो आपको इसमें बताया भी गया था कि पौधों में लैंगिक जनन के लिए 2 कोशिकाओं का या 2 युग्मकों का होना अति आवश्यक है, जिनमें से नर युग्मक और मादा युग्मक। ये जो है जो जनन अंग हैं, पौधों में जो जनन अंग हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प भी जो है एकलिंगी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। जिनमें नर युग्मक या नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं वो होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं या एकलिंगी पौधे होते हैं। और जिनमें नर तथा मतलब आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पुष्प पे होते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल है, ठीक है, सरसों है, ये आपके द्विलिंगी पुष्प हैं। एकलिंगी पुष्प में जैसे सदाबहार होता है, गेंदा है, ये सब एकलिंगी पुष्प में आते हैं। तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है पुष्पी पौधों में होता है। जिनमें पुष्प होते हैं उनमें लैंगिक जनन होगा। पुष्पी पौधे का मतलब आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी पौधों में या पुष्पी पौधों में होता है। आवृत्त बीजी का मतलब होता है जिनमें पुष्प बनते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन आवृत्त बीजी पौधों में या पुष्प में होता है। पुष्प में ही नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है, क्योंकि पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह भी है, तो इसके बारे में अगर आ जाए कि इसका कथन का क्या तात्पर्य है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है, इसका कारण बताइए। तो आप जो पुष्प की संरचना में लिख रहे हो वही आप लिखोगे। हाँ, तो पुष्प के बारे में पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्यदल। देखिए जो पुष्प की संरचना होती है इस प्रकार बनी होती है। ये पुष्प है। अब पुष्प के 4 भाग कौन से होते हैं? तो पुष्प का पहला भाग होता है बाह्यदल पुंज, जो हरे रंग का होता है, जिस पे पुष्प जुड़ा होता है नीचे का भाग। ये पुष्प का पहला भाग, पहला चक्र होता है, जिसे बाह्यदल कहते हैं। एक भाग को बाह्यदल कहते हैं और सभी बाह्यदल मिलकर के पुंज बना लेते हैं, जिसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। एक भाग को हम सेपल बोलते हैं, बाकी सभी मिलकर के क्या बना लेते हैं? बाह्यदल पुंज, या इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। दूसरा पार्ट होता है दलपुंज। ये पुष्प का दूसरा भाग होता है जो रंगीन तथा आकर्षक होता है। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी किसी में दल, एक भाग को दल बोलते हैं या पेटल बोलते हैं। ये सभी दल मिलकर के दलपुंज बनाते हैं। इसको हम करोला बोलते हैं इंग्लिश में, CORO करोला। फिर इसके बाद पुष्प का जो नर जनन अंग है वो आपका कहलाता है, ये पुष्प का नर जनन अंग है। इसको हम पुंकेसर बोलते हैं या पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम यानी पुमंग होता है, पुष्प का नर जनन अंग है। और ये जो आपकी ये चपटी और एक लंबी संरचना होती है ये आपका जायन, या इसको हम कहते हैं गायनोशियम। तो ये पुष्प के 4 भाग हैं। पहला बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा उमंग, चौथा जायान। जो आपका ये हरे रंग का भाग होता है जिससे पुष्प की पत्तियां वगैरह जुड़ी होती हैं वो बाह्यदल पुंज कहलाता है। जो रंगीन और आकर्षक भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इनमें मकरंद पाया जाता है, ये दलपुंज कहलाते हैं। ये दोनों क्या है? बाह्यदल पुंज, दलपुंज सहायक अंग हैं पुष्प के। फिर इसके बाद पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं? तो पुमंग और जायान है। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इस प्रकार संरचना होती है।
ये जो भाग होता है ये परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। इनको हम लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। दूसरा भाग जो बीज का जहाँ पर जुड़ता है उसको योजी बोलते हैं, कनेक्टिविटी बोलते हैं, और एक तंतु होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो पुंकेसर है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंत्र। इसी प्रकार ये एक पार्ट्स होता है गायनोशियम का, ये पुष्प का अंतिम भाग यानी मादा जनन अंग कहलाता है। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। मादा जनन अंग, पुष्प का चौथा जो अंतिम भाग है वो कहलाता है मादा जनन अंग, जिसे जायांग कहते हैं। इसकी इकाई को अंडक बोलते हैं या स्त्रीधानी बोलते हैं, ठीक है, या स्त्री केसर बोलते हैं। ये जायांग है। जायांग की इकाई को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक बोलते हैं, अंडक। इसकी संरचना इस प्रकार होती है और इसमें इसको जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके भी 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं और अंतिम भाग को अंडाशय बोलते हैं, ओवरी। तो ये 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प का अंतिम भाग क्या है? जायांग। जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडक बोलते हैं। स्त्री केसर का कौन सा भाग लंबा होता है? वर्तिका होती है। ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, निचले फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। निषेचन जब हो जाता है तो अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है, क्योंकि अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड। और अंडाशय से क्या बनता है? फल। बीजांड से क्या बनता है? बीज। कब? निषेचन के बाद। तो इस प्रकार ये पुष्प की संरचना है। पुष्प के 2 सहायक अंग हैं, एक बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। फिर इसके जनन अंग हैं, एक पुमंग और एक जायांग। पुमंग को नर जनन अंग और मादा को जायांग को मादा जनन अंग कहते हैं। उसके 3-3 इकाइयाँ हैं, उसके मतलब 3-3 पार्ट्स हैं जो आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद आता है परागण क्या है। तो देखिए, परागण का मतलब होता है, ये परागण और निषेचन, परागण पहले होता है, निषेचन बाद। परागण का मतलब होता है जब किसी पुष्प के परागकण, जैसे ये क्या है? परागकोश के अंदर ये क्या है? परागकण। जब किसी पुष्प के, यानी इसमें क्या होंगे? परागकण होंगे। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, ये पुष्प है, ये परागकण है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये क्या है? वर्तिकाग्र। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागित जो पुष्प होते हैं वो कम आकर्षित होते हैं और उनमें जो है आकर्षण कम होता है। पुष्प छोटे होते हैं, कम आकर्षक होते हैं और इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। फिर इसके बाद आता है परपरागण। तो जब किसी पुष्प के परागकण अन्य दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। परपरागित जो पुष्प होते हैं उनमें जो है साधन की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की। माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा। जल, वायु, कीट, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, ये सब क्या है? माध्यम है। जैसे एक पुष्प पर कोई मक्खी बैठी है या मान लीजिए कोई जो है तितली वगैरह बैठी है तो वो क्या करेगी? मकरंद रस को चूसती है। कोई कीट बैठा हुआ, फिर जब वो उठता है तो परागकण इतने हल्के होते हैं ना, उसके पैर पर चिपक जाते हैं और वो जब कीट दूसरे पुष्प पर बैठता है तो वहाँ पर वो परागकण चले जाते हैं वर्तिकाग्र पर।
तो वो कीटों के द्वारा भी जाते हैं, और हवा जैसे तेज चलती है तो परागकण उड़ उड़ करके दूर जगह दूसरे पुष्प पे चले जाते हैं या कहीं पर गिर जाते हैं। तो उसमें क्या है, माध्यम है, जल के द्वारा बारिश हुई, परागकण टूट के गिर गए, वहाँ कोई पुष्प या पौधा, उसमें परागण क्रिया हो गई और एक नया पौधा बन गया। तो इस प्रकार जो है परागण जो होता है पर परागण, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके पुष्प बड़े और आकर्षक होते हैं, और इनमें जो है जो ये पुष्प होते हैं आकर्षक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी खासियत होती है पर परागित पुष्पों में कि ये अच्छे किस्म के, मतलब पौधे में परागित करने पर अच्छे किस्म के पुष्प तैयार कर सकते हैं, जो पर परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, तो परागण तो जल के द्वारा भी होता है, जैसे कमल है, ठीक है, कमल का फूल पानी में रहता है, जल में जो पौधे होते हैं उनमें जलीय परागण होता है। हवा के द्वारा जैसे वायु परागण गेहूं में होता है, ठीक है, तो ये वायु परागण हो गया। कीटों का परागण किस में होता है, तो कीट परागण सैल्विया है, ठीक है, तो सैल्विया में होता है। तो इस प्रकार अलग अलग परागण भी होता है। तो इस आपने यहाँ पर देखा कि पुष्प के बारे में पढ़ा। इसके बाद परागण है, परागण स्वपरागण पर परागण में अंतर आता है। तो स्वपरागण में जब पुष्प के परागण उसी पुष्प पे वर्तिकाग्र पर वो स्वपरागित है, जब दूसरे पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर वो पर परागण। इसमें छोटे और कम आकर्षक पुष्प होते हैं, इनमें बड़े और आकर्षक पुष्प होते हैं। इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनमें पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो अंतर आप लिख सकते हो स्वपरागण और पर परागण में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुष्प के बारे में और परागण के बारे में। अब इसके बाद आप नेक्स्ट बताया जाएगा कि परागण की जो क्रिया होती है, परागण और निषेचन होता किस प्रकार है, इनमें अंतर क्या है, ये शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। इतना आपको नोट भी करना है, याद भी करना है। थैंक यू।